आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, पहली यूनिट जैसा कि हम जानते हैं पूरी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यूनिट है। इसमें पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन का पूरा कंप्लीट पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और आज इस चैप्टर में बढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो हम बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें तो हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आइडेंटिटी क्या थी, पहचान क्या थी? मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, टू पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक, ये बेसिक कैरेक्टर थे इसके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि ह्यूमन काफी एडवांस और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है काफी। ठीक है, अब इतना डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ठीक है, कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, वो सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो सबसे एडवांस सिस्टम जो होती है बॉडी, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल की होती है। इट मींस ऐसी बॉडी जिसमें कोई एक फंक्शन एक बहुत सारे ऑर्गन के द्वारा मिलकर किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, और इस लाइफ प्रोसेस को करने के लिए ह्यूमन के अंदर एक वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है और दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है ना, अलग अलग से अलग अलग टाइप का होता है ये। ठीक है, तो मेल में जो होता है वो क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और जो फीमेल में होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब बात कर चुके हैं, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, होंगे एक से अधिक ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन के द्वारा मिलकर की जाएगी। ठीक, तो जिस प्रकार से हमने फ्लावर में पढ़ा था, फ्लावर के पार्ट जितने भी थे, चाहे सेपल्स हो, पेटल्स हो, ठीक है, एंडोसियम हो या गाइनोसियम हो, ठीक है, हमने इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, उनकी एसेंशियलिटी के आधार पर, उनकी आवश्यकता के आधार पर, प्राइमरी रोल्स और सेकेंडरी रोल्स में या हेल्पिंग रोल्स में। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी उन सिस्टम में जो भी ऑर्गन है, उन ऑर्गन को उनकी आवश्यकता या उनके काम के आधार पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और दूसरा होते हैं हमारे कौन से? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी सेम वही बात जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, वो ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, वो प्राइमरी कहलाते हैं। ठीक है, क्या पहचान थी? ठीक, क्या थे ये? डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, क्या कहलाएंगे वो? प्राइमरी। और जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके केवल हेल्प करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? ओनली हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे? केवल हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में भी होते हैं, सेम एज इट इज इसमें होंगे, ये फीमेल में भी होंगे। ठीक है ना, इनकी हम डिस्कशन बाद में कर लेंगे, पहले एक करके बात करते हैं। यहाँ भी क्या होंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, दोनों की बात करेंगे, हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, वो टेस्टिस होती है। क्या होती है? टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस प्राइमरी होता है,
सेकेंडरी की अगर एग्जाम्पल बात करें तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा रेटेड टेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, ठीक है, और रेटेड टेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपी डिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस के साथ साथ में, ठीक है, कुछ और भी होते हैं, ठीक है, वास वाजिफेंस, ठीक है, और यूरेथ्रा, ठीक। इनके अलावा कुछ ग्लैंड भी होती है हमारी, ठीक है, कुछ ग्लैंड कौन कौन सी होती है? हाँ, सेमिनल वेसाइकस, ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक और होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आगे बात करेंगे धीरे धीरे, सब पे हम डिस्कस करेंगे आगे आगे चल के, ठीक है। लेकिन अभी हमें बात करनी है टेस्टिस की, ठीक है, कि टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा जाता है। याद रखना, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम गोनेड्स भी कह देते हैं, ठीक है, तो इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम, ठीक है, टेस्टिस की। हाँ, टेस्टिस की बात करें तो हमने कहा ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट मींस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। क्यों डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका कारण है, ठीक है, प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म स्पर्म क्या होते हैं? मेल गैमेट, ठीक, ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, और दूसरा सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये दो कारण हैं जिसके कारण से टेस्टिस क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? ठीक है, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, ये मेल की बॉडी में होने वाले, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में बदलाव आते हैं, ठीक है, क्या करता है ये? रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है सबको टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? रेगुलेट करता है, और स्पर्म की प्रोडक्शन भी यही स्टार्ट कराता है, ठीक है। कैसे आगे चल के इससे सारे काम होंगे, उनकी बात हम आगे चल के करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक तो ये हो गया फंक्शन ऑफ टेस्टिस, एक ये क्वेश्चन पूछा टेस्टिस का काम क्या है, तो ये दो काम हो गए टेस्टिस के, ठीक है। इनके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्टिस की पोजीशन पे, और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, टेस्टिस की पोजीशन कहाँ है और क्यों है, ठीक है ना। तो बात करें, जो टेस्टिस हैं वो आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, हाँ, कहाँ पर? इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, हाँ, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी के बाहर होता है, उसमें ये पाई जाते हैं, ठीक है। कितनी होती है? 1 पेयर होता है इनका, ठीक है। इससे रिलेटेड और कुछ बेसिक पॉइंट है, टेस्टिस जो है स्पर्म फॉर्मेशन जो होंगी, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, याद रखेंगे आप लोग, वो स्टार्ट होगा एट प्यूबर्टी, ठीक है, हाँ, प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगा और थ्रू आउट द लाइफ होगा, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट
एट प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा, पूरे जीवन भर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन की, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसे स्क्रोटम कहते हैं, हाँ वहां पे होते हैं। बात आई यही क्यों होते हैं, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते, ठीक है। तो उसका कारण जो है वो ये कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कह सकते हैं स्पर्म बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। लिख सकते हैं हम स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव एट बॉडी टेम्परेचर, समझ आया ना, बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसीलिए टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्कॉटम सैक, स्कॉटम सैक में पाई जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्कॉटम सैक का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्पर्म इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। स्कॉटम सैक ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठीक है, स्पर्म, ठीक है, कैन प्रोड्यूस, स्पर्म आसानी से प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर हुआ, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, व्हाइट टेस्ट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक। आंसर क्या है, बॉडी, testes are present outside the body in a pouch-like structure called scrotum sac because the temperature of scrotum sac is 2 to 2.5 degrees low from the body temperature, ठीक है। And at the body temperature, sperm cannot survive, ठीक है। So testes are present in the scrotum sac where sperm can produce easily, जहाँ पर sperm आसानी से प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया आपका, ठीक है, इस की पोजीशन पे बन गया, ठीक है। बात करें जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा होता है किसी मेल चाइल्ड का, ठीक है, मेल फर्टस का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है फर्टस के अंदर, ठीक है, उस समय टेस्टिस तो एब्डोमेन कैविटी में ही होती है, ठीक है, ठीक। इसका मतलब टेस्टिस हमेशा से ही बाहर नहीं रही, ठीक है, जब तक डेवलपमेंट हुआ डिलीवरी से पहले, ठीक है, जब तक चाइल्ड का डिलीवरी नहीं होती उससे पहले तक तो टेस्टिस कहाँ मौजूद रहती है, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी में ही चाइल्ड की रहती है, ठीक है। लेकिन डिलीवरी जब हो जाती है उस दौरान ये टेस्टिस भी एब्डोमेन कैविटी से डिसेंड कर जाती है, नीचे आ जाती है, किसमें, इसमें स्कॉटम सैक में, ठीक है। नीट पे इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है एक, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है, मींस फिजिकली वो नॉर्मल है, हेल्दी है, एक हेल्दी पर्सन है, बट वो इंडिविजुअल जो है चाइल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल दिया उसमें कि हेल्दी पर्सन है, अब हेल्दी पर्सन है, ठीक, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, ठीक है, ये सारी चीजें नॉर्मल है, फिर भी, ठीक है, वो चाइल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उसमें एक रीजन दिया हुआ था जो ऑप्शन में, वो यही था कि टेस्टिस आर नॉट डिसेंट इनटू द स्क्रोटम सैक, ठीक है, फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी, ठीक। एब्डोमेन कैविटी से अगर टेस्टिस डिसेंट नहीं की स्क्रोटम सैक के अंदर, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और टेस्टिस अगर एब्डोमेन कैविटी में है, इट मींस उनके आसपास का भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और हम जान सकते हैं, हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए टेस्टिस नॉर्मल है, बॉडी नॉर्मल है, सब कुछ हेल्दी है, लेकिन स्पर्म नहीं बन पा रहे, बन रहे हैं वो किल हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक ये एडवांस क्वेश्चन था आपका, एक एज अ नॉलेज के लिए, ठीक है। आगे बात करें, अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या है, ठीक, जहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, टेस्टिस, ठीक है। शेप जो होता है इसका वो ओवल शेप होता है, ठीक है। मान लीजिए ये इसका शेप है, समझने के लिए इसके अंदर में बहुत सारे स्ट्रक्चर समझ लूंगा, इसलिए मैं बड़ी सी टेस्टिस का शेप जो है बना रहा हूं,
ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो इन ईच टेस्टिस, ठीक है, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं इस समय, ठीक। उसमें से क्या होते हैं, 200 से 250, ठीक, लोब्यूल्स होते हैं, चैम्बर जिन्हें कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इनके अंदर, 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं, चैम्बर जिन्हें हम कहते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है ना, है? ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं ये, लिख दिया मैंने, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आगे बात करें, इस प्रत्येक लोब्यूल्स में, इन ईच लोब्यूल्स, ठीक है, इन लोब्यूल्स 2 से 3, कम से कम 2 या 3, या कह सकते हैं 1 से 3 भी कह सकते हैं इसको, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इन ईच लोब्यूल्स 2 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है। आगे और डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लीजिए, अब मैं इसको बाहर लेके आता हूं समझने के लिए, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए इस प्रकार से ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है, 2 से 3 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, मैंने इसको यहां लिया एक लोब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की बात करूं, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, ठीक है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, आगे बात करें, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो इनके अंदर आखिरकार ऐसा क्या है जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है हमारा, ठीक, इसके इनर साइड पर, इनर सरफेस पर, ठीक है, इसकी इनर सरफेस पर 2 टाइप ऑफ सेल्स होती है, कितनी, 2 टाइप ऑफ सेल, पहली चीज, ठीक है। हमने क्या कहा, इसकी इनर साइड पे 2 टाइप ऑफ सेल्स होती है, और इसके आउटर साइड पर एक स्पेस होता है, ठीक है। आउटर साइड पर क्या होता है, स्पेस होता है, इनकी बात करेंगे हम आगे चलके, ठीक है। ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनके इनर साइड पर, ठीक है, मान लीजिए सेल्स है ना, तो सेल्स के इनर साइड पर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें एक प्रकार की सेल होती है सर्टोली सेल्स, ठीक है, और दूसरी होती है जर्म सेल, मेल जर्म सेल या जनरेटिव सेल, ठीक है। ये वही मेल जनरेटिव सेल है, ठीक है, जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। 2 प्रकार की सेल अंदर की तरफ हो गई, ठीक है। मेल जर्म सेल्स का काम क्या है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, प्रोड्यूस स्पर्म, इसका काम है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। सर्टोली का काम है प्रोवाइड नरिशमेंट द जर्म सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इनका काम ये है
कि इनके लिए नरिशमेंट देना, एनर्जी देना, जिससे वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो इनका काम क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू जनरेटिव सेल टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए ये इनके करेंगे एनर्जी देंगे। ठीक है, अब ये तो रही बात इनके अंदर की। ठीक है, ये अंदर वाले सरफेस की बात करें। ठीक है, अब आउटर सरफेस की बात करें, हम इनके अगर बाहर की तरफ बात करें, ठीक है, तो एक स्पेस मौजूद है। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और ये स्पेस जो है इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल प्रेजेंट होंगी, क्या होंगी, सेल प्रेजेंट। ठीक है, उन सेल को कहते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल। लेडिंग सेल कहां मौजूद है ये सेल, ठीक है, इनके बाहर स्पेस में। ठीक है, तो हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर सरफेस पे दो प्रकार की सेल्स हैं, बाहर सरफेस खाली है, ठीक है, जिसे स्पेस कह रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस में जो सेल प्रेजेंट होंगी वो लेडिंग सेल कहलाती है। ठीक है, लेडिंग सेल का काम क्या है, अगर हम लेडिंग सेल के फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो लेडिंग सेल ही वो सेल है जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये लेडिंग सेल क्या करती है, ठीक है, लेडिंग सेल क्या करती है, सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो समझ में आया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। मैंने कहा होता क्या है, एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक लोब्यूल, हाँ, इन लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कह देते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वही संरचना इनके अंदर स्पर्म बनते हैं। कैसे बनेंगे, तो हमने माना कि मान लीजिए लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इन्होंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर सरफेस पर दो प्रकार की सेल होती है, साइटोरी सेल और मेल जर्म सेल। ठीक है, ये मेल जर्म सेल ही वो सेल है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी। साइटोरी सेल्स कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगी जो कि मेल जर्म सेल से स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब बात आई हमारी इनके बाहर क्या है, अंदर की तरफ तो ये दो सेल हो गई, बाहर की तरफ एक खाली जगह है, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कह देते हैं। उस स्पेस में जो सेल्स होंगी या तो वो लीडिंग सेल कहलाएंगी या इंटरस्टिशियल सेल कहलाएंगे। ठीक है, इनका काम क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। हमने देख लिया टेस्टिस के अंदर किस प्रकार से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और किस प्रकार से उनको नरिशमेंट दिया जाता है, किस प्रकार से हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।